अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 15 अप्रैल 2022 बरोज़ जुमा। पता ही नहीं चलता, हफ्ता ऐसे गुज़रता है। चलें, बहुत लेटेस्ट, बहुत तेज़ी से जो डेवलपमेंट होती है आपसे गुफ्तगू करना होती है। जहां आज कुछ अदालती मामलात में, कुछ सियासी मामलात में मुज़फ़्फ़र वारसी साहब का एक बहुत खूबसूरत जो बातें कही हैं उन्होंने कलाम की शक्ल में, मैंने सोचा उसका इब्तिदा मैं आज वहीं से करता हूँ। वो मौजूदा हालात के मुताबिक आपको समझ आएगी क्या है। चले सुनते हैं पहले वो। हाथ इंसाफ के चोरों का भी क्या मैं काटूं, हाथ इंसाफ के चोरों का भी क्या मैं काटूं, जुर्म कानून करे और सजा में काटूं, दूध की नहर शहंशाह महल में ले जाए, दूध की नहर शहंशाह महल में ले जाए, के शेखों से पहाड़ों का गला में काटूं, तेरे हाथों में है तलवार, मेरे पास कलम, वाह, तेरे हाथों में है तलवार, मेरे पास कलम, बोल सर जुल्म का तू काटेगा या मैं काटूं, वाह। अब तो बंदे भी खुदा बंदों की तकदीर लिखे, वाह। अब तो बंदे भी खुदा बंदों की तकदीर लिखे, दे वो ताकत मुझे इन सब का लिखा मैं काटूं, पाँव होते हुए कब तक चलूं बेसाखियों पर, पाँव होते हुए कब तक चलूं बेसाखियों पर, कब तलक दूसरों का बोया हुआ मैं काटूं। जी, आपने वो सुन लिया। अब यहाँ बैठ के ना जो बड़ी तेज़ी से चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं, आर्टिकल 19 बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँ ज़रा फिर बाद में आपको समझने के लिए कि आपको बोलने की आज़ादी तो है, मगर राइडर लगे हुए हैं और 8 राइडर हैं, और कॉम्बैटिंग रिलीजन, डेफमेशन, कंटेम्प्ट में बड़े अरसे से शोर डाल रहा हूँ, इस पर कोई तवज्जो नहीं। अब फॉर्मेशन कमांडर के बाद अब जो है ना, इस पर तवज्जो की बहुत ज़रूरत है। इंट्रा कोर्ट अपील फाइल करना बनती है, बहुत तेज़ी से बनती है, और ताकि आप तक असल हक़ाइक़ सामने आ सकें। यानी वो जो ख़त्म कर दिया पीका ऑर्डिनेंस को, उसका इतलाक़ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है उसका इतलाक़। और जो राइडर लगी हैं बैकग्राउंड पे, वो ज़रा आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि ज़रूरी क्यों है। ठीक है जी, और बड़ी वजाहत के साथ चीज़ें सारी सामने आ जाएंगी। मैंने और साथ ही ये कि उसको एक्ट की शक्ल में मौजूदा पार्लियामेंट, बड़ी इनकी मेजॉरिटी है ना, जाके कानून साजी करें। इसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बाकी लोग भी होंगे वो सारे कुछ मौजूद होंगे और आपके लिए बड़ी आसानियाँ हो जाएंगी। करना चाहिए आपको फौरी तौर पर
कानून बने। ये ज़रूरी है, याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। चल हम आपको आगे लेकर चलते हैं और वो बहुत ज़रूरी है। कमरान खान ने एक क्लिप भेजा है और ज़रा सुनिएगा, सारा ज़रूर सुनना ज़रूर है। गौर फरमाइए, वीडियोस के मजमुआ में मौजूदा मखलूत हुकूमत लीडरशिप अपनी तकारीर में इन शख्सियात से मुखातब हैं जो हाज़िर सर्विस हैं। एक लम्हा सोचें, कल ऐसी तकारीर इमरान खान, असद उमर, शफकत महमूद, फवाद चौधरी करने लगें तो मुसीबत आएगी। बेहतर है सब मुतालिकीन बैठकर तमाम मसाइल का दायमी दूरस हल ढूंढे। ज़रा सुनिएगा कि क्या क्या ज़ुबान इस्तेमाल होती रही है और ये बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। सुनिएगा ज़रा। यहाँ या तो मार्शल्लाह होता है या फिर मुंतखब जमहूरी हुकूमत से कहीं ज्यादा ताकतवर मुतवाज़ी हुकूमत कायम हो जाती है। मामला स्टेट अबव द स्टेट तक जा पहुँचा है। हमारी मुसल्लह अफवाज खुद को सियासत से दूर रखें। आज हमारी जदोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ। जिसका टेन्योर, जिसकी नौकरी 3 साल की हो, उसको मेरी कौम के फैसले करने का क्या हक पहुँचता है? ये रोज रोज मजाक पाकिस्तान के साथ करना आप छोड़ दें। हल्फ और आईन की पासदारी करो, सियासत से दूर हो जाओ और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत करने दो। स्टेट अबव स्टेट मत बनाओ। अब उनको अवाम के फैसले को मानना पड़ेगा। अवाम का राय चलेगा, ना पिंडी का राय चलेगा, ना पारा का राय चलेगा। इदारे अपने जुर्म को तस्लीम कर ले, कौम से माफी मांगे, इसके बगैर अब मामला तय नहीं हो सकते। चलें आपको आगे ले चलते हैं जी, आगे ले चलते हैं। कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है स्पीकर इलेक्शन के फ़ौरन बाद बुलाया जाएगा और स्पीकर का इलेक्शन जो है ना वो मुलतवी कर देना, ये भी चैलेंज हो गया। यानी एक इब्तिदा जो हुई है सुप्रीम कोर्ट से, अब हर मामला इलेक्शन का यानी पार्लियामेंट का अदालतों में आएगा। अभी आप देख लें कितने मामले अदालतों में आ गए हैं। अभी बड़ा बेंच एक बना दिया है, जनाब जस्टिस चीफ जस्टिस अतर मिल्ला साहब, जस्टिस आमिर फारूक साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब उसको हेड करेंगे और स्पीकर के इजलास के फ़ौरन बाद जो है ना वो इन हाउस इजलास बुलाया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा। असद मजीद अपना बयान रिकॉर्ड करने के अलावा और जो है ना केवल उसकी तहकीकात की जाएंगी। ठीक है जी, ये आप तक नॉलेज ये ख़बर देनी थी। आगे मैं आपके सामने स्पीकर डिप्टी स्पीकर का वो ऑर्डर देने लगा हूँ। 123 अरकान असम्बली, बड़ी बात है इमरान खान साहब के साथ चलने में। 123 अरकान ने इस्तीफ़े दे दिए, उनका एक जॉइंट ऑर्डर है और लिस्ट 123 अरकान की नेशनल असम्बली से जारी हो चुकी है। 123 सीटें खाली हो चुकी हैं। इसमें मैंने ट्वीट किया है आर्टिकल 64 को सामने रखते हुए 224 90 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं। तो मैं अब कह सकता हूँ कि आने वाले 90 दिनों के अंदर अंदर जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। बजट पास होता है या नहीं होता ये आने वाले दिनों में आपके सामने आ जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा स्टेप हो गया लिया। कासिम सूरी का ऑर्डर भी और ये लिस्ट भी आप लोगों के सामने चल गई होगी। एक बहुत अहम इशू है, जैसे काजी फायज़ के हवाले से आप लोगों ने तफसीलात मांगी हैं उनके बारे में, और एक अखबार में भी, ट्रिब्यून में भी बात छपी है। मैं कोशिश करूंगा वो भी बैकग्राउंड पे चल जाए कि उनके बारे में कि इमरान खान साहब को बड़ा अफसोस और दुख है। अफसोस और दुख इमरान खान साहब को किस लिए होना चाहिए? उन्होंने क्या ऐसा काम किया है? उन्होंने तो एक जज के मिसकंडक्ट के बारे में बात की थी। वो ट्रिब्यून में जो चल रहा है वो बैकग्राउंड के सामने आपके आ जाएगा। वो अटॉर्नी जनरल साहब का अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन जो हक़ाइक़ सामने और इसमें वाज़े मौक़िफ़ आता रहा है, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जस्टिस काजी फायज़ का मामला सुप्रीम जूडिशल काउंसिल के सामने आज भी पेंडिंग है, उस पर डिसीजन आना चाहिए। मनी ट्रेल नहीं है और डिक्लेयर भी नहीं किया मिसेस सरीना ईसा ने या जरीना कोसो मॉन्स्ट्राट करेरा ने। वो मैं सारी तफसीलात नहीं बताना चाहता आपके सामने, लेकिन चलें रख देता हूँ तफसीलात। प्रॉपर्टीज़ 2003 में और 2013 में ख़रीदी गई।
2003 में तो जज नहीं थे, मान लिया, लेकिन 2013 और 2013 की 2 प्रॉपर्टी जो खरीदी उस वक्त जज थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के। कहा गया ये अकाउंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनके पार्टनर से जॉइंट अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए और यही पैसे बाहर ट्रांसफ़र हुए। फिर उसमें और जो पैसा आया वो वाइट नहीं था, डिक्लेयर नहीं था कहीं भी। जैसे सरीना ईसा 6 सालों में इनकम टैक्स की रिटर्नें दाखिल करती रही, जो मुलाजमत करती थी वो 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा आमदनी बनती, तो 10.5 करोड़ के करीब ये अमाउंट है। और ये पहली दफ़ा इन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की थी जनवरी 2020 में, जब रेफरेंस शुरू हो चुका हुआ था। तो वो बात भी सामने आ गई। ये पैसे जाते रहे बाहर बच्चों के अखराजात के लिए, पर ये जायदादें ख़रीदी गई। तो ये सवालिया निशान तो आज भी ये तहकीक करने में हर्ज क्या है, पीछे तो नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए उस बात को मैं नेगेट करता हूँ। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलॉटमेंट का केस है। जस्टिस काजी फैसल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। सरकारी मुलाजमीन को अलॉटमेंट के केस में अहम रिमार्क्स दिए। बताया जी हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया है, मगर अभी हम इस्लाम के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा, इसमें कोई शक नहीं। जस्टिस काजी फैसल साहब आप वजह फरमा रहे हैं, एहतसाब का निज़ाम कहाँ नफाज हो रहा है आप बता दें, आप ख़ुद बता दें ना। हम रातों रात इनकलाब लाते हैं, वज़ीर आज़म अपनी शफाफदीद पर 2-2 प्लॉट लॉट कर देता है। वज़ीर आज़म कौन होते हैं ऐसे प्लॉट देने वाले? हमारे मुल्क में प्लॉट देने का कोई असूल नहीं। अखबार में पढ़ते हैं कि सेक्रेटरी को 2 प्लॉट दे दिए। हमारे मुल्क में सिर्फ 2 बड़े लोगों को प्लॉट मिलते हैं, गरीब को कोई प्लॉट नहीं मिलता। जनरल को प्लॉट दे दिए जाते हैं, वो तनख्वाह नहीं लेते। कच्ची आबादी में जाकर देखें, लोगों ने ऊपर नीचे छोटे छोटे कमरे बनाए हुए हैं। क्या आप बड़े अफसरान को 2-2 प्लॉट नहीं देते? पहले 2-2 प्लॉट दिए जाते थे, 2006 के बाद किसी को 2 प्लॉट नहीं दिया। ये वकील ने बताया अदालत को, मैंने प्लॉट पर घर तमीर कर लिया, मुझसे वापस लिया जा रहा है। आपका पहले एक और प्लॉट था इसलिए आप उसे वापस लिया जा रहा है। जो वापस लेने की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी है। 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की थी। तहरीक इंसाफ ने एक अच्छा स्टेप लिया है। आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी और मैं कहा गया था कि रेफरेंस तो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के अंदर है ये आर्टिकल 63A के, और ये बड़ा दे रहा है। और मैं भी हो सकता है इसमें एक पटिशन ले आऊँ, जमात से मुरफ़ होने वाला रुकन असम्बली को ताहियात नाअहल करार दिया जाए। 62(1)(f) की, ये 63 भी बैकग्राउंड पर चल रहा है और 62(1)(f) की बात हो रही है। और पटिशन भी बैकग्राउंड पर जब बाबर अवान साहब ने ये फ़ाइल की है। अपनी जमात को छोड़ने और पैसे लेकर फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले अरकान आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं। जमात की पॉलिसी पर अमल दरामद न करने वाला आर्टिकल 63A के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी टिकट पर इलेक्शन जीतने पर आवाम के वोट को बेचा नहीं जा सकता। और इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी असम्बली और वफाक को फरीक बनाया गया इसके अंदर। और इस्लामाबाद में हम चलते हैं आगे। और कायम काम जो स्पीकर है ना जी, जो मामला मैंने आपको बता दिया, ये अपोजिशन का वफ़द जो है ना स्पीकर ऑफिस पहुंच गया और उन्होंने वहाँ जाकर जो कुछ भी करना था, और कि अपने आप जो तहरीक आ जाए तो अपना आप जो है ना इजलास आप अर्जर नहीं कर सकते। ये मैं हैरान हूँ। आर्टिकल 69 ये फिर नहीं पढ़ते, फिर वही बात है। और 14 अप्रैल को तहरीक अदम का नोटिस जमा हुए, 7 रोज़ हो चुके हुए। नोटिस जारी होने के बाद पर वोटिंग आना बायनी ज़रूरत है और जान के डिले कर फिर लार्जर बेंच तश्कील दिया जा चुका है। लार्जर बेंच के सामने ये मामला आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आर्टिकल 69 को सामने रखते हुए इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है मुदाखलत, कोई भी हाई कोर्ट भी मुदाखलत नहीं कर सकती है। 69 आर्टिकल भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। अब जो आगे मरला है ना, वो जैसी तरीक़े तो मैं अपना इस वक्त PTI आगे निकली है तो बल्दियाती इलेक्शन इनके लिए बड़े फ़ायदेमंद हो जाएंगे। पहले मरहले का शेड्यूल जारी कर दिया। 9 जून 2022 को पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएंगे। 17 ज़िला में इलेक्शन कराए जा रहे हैं। अगली एक अच्छी खबर नहीं है, अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है वज़ीर आज़म को, और उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ चुकी हुई है। सीनियर वज़ीर सरदार तनवीर इलियास, अब्दुल माजिद, अली शान सोनी, ख्वाजा फ़ारूक और अकबर इब्राहिम को बरतरफ़ कर दिया गया है। वज़रा को मिसकंडक्ट, बदमानी और मशकूक सरगर्मियों की वजह से काबीना से निकाला गया। एक और अहम इशू जो आपके साथ गुफ्तगू करनी है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले। आपको मैंने कहा पटिशन मुकम्मल हो रही है, लेकिन आप लोगों के लिए ख़बर दे देते हैं। ये बल्दियाती इलेक्शन में वोट ना डालने पर दरख्वास्त की समाअत हुई।
दरख्वास्त। सरकारी वकील ने मोहलत मांगी है, अहम नौइयत का मामला है लेकिन कोई संजीदा नहीं। क्यों ना अदालत वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को तलब करे। कम अज़ कम वज़ीर आज़म जब बैरून मुल्क दौरे पर जाएँ तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से सवाल करेगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालाना $1 मिलियन भेजते हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब कर लिया है। सलमान शबीर की तरफ से दरख्वास्त है, आइन के तहत हक़ रायदही पर हर शहरी का बुनियादी हक़ है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को बल्दियाती इंतखाब में वोट डालने की इजाज़त दी जाए। ओवरऑल जनरल की भी बात हो रही है सारी, ठीक है ना जी। और अब आखिरी खबर जो है वो बड़ी अजीबो-गरीब सी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, साबका वज़ीर आज़म या भगौड़ा नहीं, नवाज़ शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इजरा करने का हुक्म दे दिया है और बाकायदा उस पर अमल दरामद शुरू हो गया। तैयारी का अमल शुरू हो गया। 4 से 5 रोज़ में पासपोर्ट पहुँचा दिया जाएगा। तैयारी का अमल जो है वो कह रहे हैं वज़ारत दाखिला का इख्तियार है। प्रिंटिंग सिर्फ इस्लामाबाद में होती है। प्रिंटिंग के अमल के बाद बज़रिया डिप्लोमेट बैग पासपोर्ट लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले कर दिया जाएगा और पासपोर्ट की तैयारी के बाद 3 रोज़ तक लग सकते हैं और वो कानून के तहत पाकिस्तान का सफारतकारी पासपोर्ट रखने का इख्तियार इजाज़त है। अभी मैं नहीं कुछ भी कह सकता इसमें। चले अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस अमल को चैलेंज करने का इरादा ज़ाहिर किया है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास हुआ, चेयरमैन नैब की गुफ्तगू की, उन्होंने तफसीली ब्रीफिंग दूंगा। उन्होंने कहा था इमरान खान के तहफ़ के बारे में तहकीकात होंगी, क्या उनके ख़िलाफ़ तहकीकात नहीं हो रही, क्या उनके केसेस अदालतों में नहीं है। बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया है। ये भूल जाएँ कि नैब किसी के साथ सियासी वाबस्तगी होगी। नैब किसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से कोई लफ्ज़ नैब के अंदर नहीं। और ये सही कहा है, शायद खाकान नवासी उनके लिए काबिल मोहतरम है और कोई बात नहीं करेंगे। इमरान खान चले गए, क्या ओहदे से मुस्तफ़ी होंगे, ये इन पे का ऑफिस में जाकर जवाब दूंगा। यानी एक ऑफिसर को, एक नैब के चेयरमैन को इस तरह मिलाइन करने का क्या मिलेगा। ये एक एजेंडा है जिसको लेकर जाया जा रहा है। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।